सबसे पहले जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी है मौद्रिक मूल्य, जीडीपी है प्राइस, जीडीपी है कीमत। किस चीज की कीमत है जीडीपी? जीडीपी उन सभी चीजों की कीमत है, उन सभी सेवाओं की कीमत है जो एक देश के भीतर उत्पादित होते हैं, एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर बनते हैं। तो यहां पर इतना क्लियर है कि जीडीपी एक देश के भीतर बनने वाली सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की कुल कीमत होती है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो यही है कि वस्तु या सेवाएं अंतिम होनी चाहिए। अंतिम होनी चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वे सभी चीजें, वे सभी सेवाएं जिन्हें अब सीधे ग्राहक ही यूज करेगा, उन सभी चीजों को अंतिम वस्तु या अंतिम सेवा कहते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने टायर बनाए, टायर खरीद लिए कार कंपनी ने, और फिर कार कंपनी ने कार बेच दी ग्राहक को। यहां पर जो टायर है वो अंतिम वस्तु नहीं है, क्योंकि वो सीधे ग्राहक के पास नहीं गई। टायर वाली कंपनी ने टायर दे दिए कार वाली कंपनी को, तो यह एक मध्यवर्ती वस्तु हो गई। और उसके बाद कार बेची कार वाली कंपनी ने ग्राहक को, तो कार जो है वो अंतिम वस्तु होगी। तो यहां पर कीमत टायर की नहीं जुड़ेगी, कीमत जुड़ेगी सिर्फ कार की। तो किसी देश में ऐसी सभी अंतिम वस्तुओं का मूल्य अगर हम जोड़ लेंगे कागज पे या कैलकुलेटर पे, तो हमको जीडीपी मिल जाएगा। यहां तक जीडीपी के बारे में 3 चीजें समझ आ गई है। पहली चीज, जीडीपी एक कीमत है, एक प्राइस है, एक मौद्रिक मूल्य है। दूसरी चीज, देश की भौगोलिक सीमा में बनी सारी चीजों की कीमत को जोड़कर हम जीडीपी पता कर सकते हैं। और तीसरी बात, शर्त यह है कि ये सारी चीजें अंतिम वस्तु होनी चाहिए, फाइनल गुड्स होने चाहिए। रॉ मटेरियल या मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं चलेगी, टायर नहीं चलेगा, चलेगी सिर्फ कार। सवाल उठता है कि ये चीजें कब बनी हुई होनी चाहिए? एक दिन में, एक महीने में, या एक साल में? इसका जवाब है कि आपको कितने समय का जीडीपी पता करना है। जीडीपी एक तिमाही की भी कैलकुलेट की जा सकती है और एक साल की भी। यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जीडीपी में देश में बनने वाली सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, भले ही वे फैक्ट्री या गोदाम में पड़ी हुई हैं, भले ही न बिकी हुई हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर चीजें देश में बन चुकी हैं तो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएंगी। जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, इस तरीके को उत्पादन पद्धति कहा जाता है। इसमें देश में बनी सारी फाइनल गुड्स की कीमत को जोड़कर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। इसमें रॉ मटेरियल की कीमत नहीं आएगी और मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमत भी नहीं आती है, केवल फाइनल गुड्स की कीमत ही आएगी। कार वाले उदाहरण में हम देख चुके हैं कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है और फाइनल गुड्स क्या है। दूसरा तरीका है आय पद्धति या इनकम मेथड का। इसमें हम देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों के वेतन, लाभ, किराया और ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगी। किसी की आय का यही तो तरीके हो सकते हैं, या तो वेतन मिलेगा, या लाभ मिलेगा, या किराया मिलेगा, या फिर ब्याज मिलेगा। इन सबको जोड़ देंगे तो आय पद्धति से, इनकम मेथड से हमको जीडीपी मिल जाएगी। तीसरा तरीका है व्यय पद्धति यानी एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम देश में होने वाले सारे खर्चे को जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी का आंकड़ा मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगी खपत, खपत में जुड़ेगी निवेश, खपत और निवेश में जोड़ना है सरकारी खर्चे को, खपत, निवेश और सरकारी खर्चे में जोड़ना है शुद्ध निर्यात को। इन सभी को जोड़ देंगे, यानी खपत, निवेश, सरकारी खर्चे को और शुद्ध निर्यात को, 4 चीजों को जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी का आंकड़ा मिल जाएगा। खपत का मतलब है कि हमारे जैसे आम लोगों ने जो कुछ भी अपने लिए खरीदा है वह सारी खपत होगी, उस खर्चे को इसमें यहां पर रख देंगे। निवेश का मतलब है सरकार का भी और प्राइवेट का भी, जिसमें मशीन, बिल्डिंग, उपकरण, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सरकारी व्यय में है सरकार की तरफ से किया जाने वाला खर्चा, इसमें शिक्षा का खर्चा है, स्वास्थ्य का खर्चा है, रक्षा का खर्चा है, कर्मचारियों को देने वाला वेतन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें सरकारी व्यय में आ जाएंगी। और शुद्ध निर्यात में देश के पूरे एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को घटा देंगे तो जो भी हमें मिलेगा उसको शुद्ध निर्यात कहेंगे। मान लीजिए हमने 100 रुपए का माल विदेशों में बेचा और 50 रुपए का माल खरीदा, तो जो अंतर है 50 रुपए का, मतलब हमने कमाई की, उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे 50 रुपए। लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है और अंतर माइनस में है, मान लीजिए हमने 100 रुपए का इंपोर्ट किया और 50 रुपए का एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ अंतर माइनस में है 50 का, तो यहाँ पर ये 50 रुपए हमें घटाने पड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला है सी यानी खपत, प्लस आई यानी इन्वेस्टमेंट, प्लस जी यानी गवर्नमेंट, प्लस शुद्ध निर्यात यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इससे हमको जीडीपी का आंकड़ा मिल जाएगा। और यह थी व्यय पद्धति या एक्सपेंडिचर मेथड। यहां तक हमने देखा कि जीडीपी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसकी 3 मेथड्स भी हमने देख ली। लेकिन जीडीपी कोई एक प्रकार की नहीं होती। अभी हमने बात की थी कि एक निश्चित समय सीमा में एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर बनी हुई सारी चीजों की, सारी वस्तुओं की, सारी सेवाओं की कीमत को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगी जीडीपी। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी देश में एक साल में 10 जोड़ी जूते बने, 1000 पर पेयर के हिसाब से देश का जीडीपी होगा 10,000 रुपए। अगले साल जूते 1200 के हो गए और देश का जीडीपी हो गया 12,000। जीडीपी बढ़ा लेकिन प्रोडक्शन उतना ही था, हमने प्रोडक्शन तो बढ़ाया ही नहीं। पहले साल भी 10 जोड़ी जूते बन रहे थे, दूसरे साल भी 10 जोड़ी ही जूते बन रहे हैं। इसका मतलब है कि जीडीपी महंगाई के कारण बढ़ गई। अगर दोनों सालों की जीडीपी को ठीक से कैलकुलेट करना है तो दोनों सालों का प्रोडक्शन एक ही कीमत पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि प्रोडक्शन भी बढ़ा या नहीं, या सिर्फ महंगाई के कारण ही जीडीपी बढ़ रही है। मान लीजिए हमको 2023-24 और 2024-25 की जीडीपी कैलकुलेट करके उसकी तुलना करनी है। तो पहले वाले साल में मान लीजिए 10 जोड़ी जूते बने,
दूसरे वाले साल में मान लीजिए 15 जोड़ी जूते बने। पहले साल कीमत थी 1,000 रुपये पर पेयर और दूसरे साल कीमत थी 800 रुपये पर पेयर। पहले साल कुल कमाई हुई 1,000 गुणा 10 यानी 10,000 और दूसरे साल कुल कमाई हुई 10,500 रुपये। अब यहाँ देखने वाली बात है कि पहले साल की तुलना में 500 रुपये ज़्यादा कमाई हुई है, मतलब जीडीपी बढ़ा है, लेकिन महंगाई कम हुई है। पहले 1,000 में जूते मिल रहे थे, अब 800 में मिल रहे हैं। तो हम इसको कहेंगे नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि अगर हम जिस साल की जीडीपी माप रहे हैं उस साल की कीमत पर अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और इस तरह कंपेयर करने से हमें कुछ खास आंकड़े, कुछ ठोस आंकड़े मिल नहीं पाएंगे। तो जैसा हमने पहले बात की थी कि यदि हमें सच में कंपेयर करना है, ठीक से कैलकुलेट करना है, तो दोनों सालों के प्रोडक्शन की कीमत एक ही कीमत पर हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। तो तय रहा कि 2011-12 में जो कीमतें थी जूतों की, उन कीमत पर 2023-24 और 2024-25 के साल के प्रोडक्शन की कुल कीमत हम निकालेंगे। वही उदाहरण है, पहले साल 10 जोड़ी जूते बने, दूसरे साल 15 जोड़ी जूते बने, कीमत फिक्स है, 2011-12 की कीमत है 500 रुपये पर पेयर। तो पहले साल कुल कमाई हुई 5,000 रुपये और दूसरे साल कमाई हुई 7,500 रुपये। तो यहाँ पर जो ये जीडीपी में ग्रोथ दिख रही है, यह है रियल ग्रोथ और इसको कहते हैं रियल जीडीपी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 2011 के बाद से 2011-12 के बाद से जूतों के जो भाव बढ़े हैं, हमने उनको जीडीपी में जोड़ा ही नहीं। यही अंतर है रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में। अगर आज की कीमत पर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें महंगाई भी शामिल हो जाती है, इसको नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। और यदि इसमें से महंगाई को हटा दिया जाता है तो जो कैलकुलेशन आता है उसको कहते हैं रियल जीडीपी। यहाँ एक और गणित है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस का। याद रखना, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आज बस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को ही ठीक से समझना है। भारत में जीडीपी कैलकुलेट करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के पास, और इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पास, और इसका आधार वर्ष है 2011-12। जीडीपी तो कैलकुलेट कर लिया, अब इसका करें क्या? जीडीपी से पता चलता है कि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा या घटा। प्रोडक्शन बढ़ा मतलब डिमांड थी, डिमांड थी इसका मतलब है कि परचेसिंग पावर थी, परचेसिंग पावर थी इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा था, लोगों के पास पैसा था इसका मतलब है कि काम धंधा नौकरी पानी अच्छा चल रहा है। तो जीडीपी सिर्फ जीडीपी नहीं है, पूरा एक चक्र है, पूरा चक्का है, पूरी साइकिल है। IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस भी दुनिया के देशों को आपस में कंपेयर करने के लिए जीडीपी का ही यूज करते हैं। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि जीडीपी देश में बनने वाली सभी फाइनल गुड्स का फाइनल प्राइस है। बनाने वाला चाहे कोई भी हो, भारत का नागरिक हो या न हो, फर्क नहीं पड़ता, जरूरी यह है कि देश के भीतर बनना चाहिए। जीडीपी में कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी है आय असमानता। जीडीपी ये तो बता देती है कि देश में कुल कितना प्रोडक्शन हुआ या देश के सभी लोगों ने मिलकर कुल कितना पैसा कमाया, पर जीडीपी यह नहीं बता पाती कि किसने कितना कमाया और किसकी आय में कितना अंतर है। हो सकता है कि एक आदमी के पास देश की 50% कमाई हो और यह भी हो सकता है कि 50% लोगों के पास देश की सिर्फ 1% कमाई हो। तो यह फर्क जीडीपी के आंकड़ों में दिखाई नहीं देता। दूसरी कमी है पर्यावरणीय नुकसान। जीडीपी में प्रोडक्शन के दौरान पर्यावरण को होने वाले भारी नुकसान के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। पर्यावरण को होने वाली हानि को लेकर कोई भी इसमें मॉनेटरी कैलकुलेशन नहीं है, तो पर्यावरण को लेकर जीडीपी कुछ भी नहीं कहता। तीसरी कमी है इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर छूट जाता है क्योंकि जीडीपी में सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के आंकड़े ही आ पाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की बातें इसमें नहीं की जाती। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नौकरियां या धंधा करते हैं और इनमें से 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं। फॉर्मल सेक्टर में तो सिर्फ 10% लोग ही हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर का पूरा डेटा जीडीपी में कैलकुलेट नहीं हो पाता है, कुछ डेटा इंक्लूड हो भी जाता है तो अधिकांश हिस्सा छूट जाता है। जीडीपी में हमें यह तो पता चल जाता है कि कमाई हुई है, कितनी हुई है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ हुआ है, लोगों को इसका लाभ मिला या नहीं मिला, लोगों ने इसका उपयोग प्रोडक्टिव काम के लिए किया या भोग विलास की चीज़ों के लिए किया, इस तरह की चीज़ें हमें जीडीपी में दिखाई नहीं देती। तो जीडीपी की यह भी एक कमी है।